मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा जो एकात्म मानववाद की स्थापना की गई है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। उसी के साथ साथ जो दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो अंत्योदय और इसी के साथ उन्होंने जो भारतीय संदर्भों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्न आयामों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका भी पर हम चर्चा करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एक चिंतन रहा है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी एक जहाँ पर महान और गंभीर दार्शनिक हैं, उसी के साथ साथ वो एक बहुत बड़े चिंतक भी रहे हैं। तो उन्होंने जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसको एक नया धरातल प्रदान किया और उसी के साथ साथ उन्होंने जो सामान्य व्यक्ति की गरिमा है उसको लगातार अपने विचारों के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो जीवन रहा है, उन जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे हैं, क्योंकि जहां पर उनके प्रारंभिक वर्षों में ही उनके माता पिता से वो बिछड़ जाते हैं, उनका अभिभावक है उनसे उनका साया दूर हो जाता है। उसी के साथ साथ उनकी जो शिक्षा है उसमें भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। तो इन परिस्थितियों से निकलते हुए पंडित दीनदयाल जी ने स्वयं को जो भारतीय संदर्भ है उनके हिसाब से जो उन्होंने अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है वो इन संदर्भों में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत को 1947 में जब स्वतंत्रता मिली है तो उस स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की जो परिस्थितियां हैं, जहां पर भारत में संविधान के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया था, उसी के साथ साथ जो एक समाजवादी व्यवस्था है उस समाजवादी व्यवस्था को भी भारत में आरंभ किया गया था कि जिसके माध्यम से जो भारत में है वह विकास की गति को या विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और सभी लोगों के कल्याण पर बल दिया गया था। यहाँ से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है, उनका जो मानना था वो कहते थे कि जो भारतीय परिस्थितियां हैं उनमें भारत उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उस सरकार की जो सोच एवं विचारधारा है वह इस प्रकार से होनी चाहिए कि वह अपने परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार से विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, किस प्रकार से जो एक अपनी भारतीयता का दृष्टिकोण है उसको अपनाया जाए, उस पर वो बल देते थे, क्योंकि वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से देख रहे थे। क्योंकि जो सरकार की सोच थी वह पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित नजर आ रही थी, तो इसके लिए उनका मानना था कि जो भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, भारत में जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं हैं, उनका मूल कारण है कि जो हमारी अपनी राष्ट्रीय पहचान है, हम उस राष्ट्रीय पहचान से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि जो उस समय पर जो मॉडल अपनाए जा रहे थे वो वह मॉडल थे जो कि पाश्चात्य देशों के द्वारा स्थापित किए गए थे, वहां पर वो सफलतापूर्वक कार्य कर रहे थे या उनके माध्यम से जो लक्ष्य सरकारों के द्वारा रखे जा रहे थे उनको प्राप्त किया जा रहा था। परंतु भारतीय की जो संदर्भ है उनकी उसकी जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां उन देशों से, उन पाश्चात्य देशों से भिन्न है। इसलिए यदि इस बात के पर बल देना है तो उसके लिए आवश्यकता है कि भारतीय संदर्भों के दृष्टिगत रखते हुए ही विचार किया जाए, मॉडल तैयार किए जाएं और तभी उनको व्यवहार में प्रयोग किया जाना चाहिए। इसलिए उनका जो मानना था वह था कि भारत का जो वैभव है उसे पुनः स्थापित किया जाए। पुनः स्थापित, चूंकि जो भारत की एक परंपरा रही है, भारत का जो चिंतन रहा है, भारत का जो मनन रहा है, भारत की जो चिंतन की धारा बही है, उसको आगे बढ़ाते हुए ही भारतीयता के संदर्भ में उसे और आगे ले जाया जाना चाहिए। उन्होंने
अगर हम बात करें विभिन्न आयामों पर अपने पक्ष रखे, उनके विचारों में जो थे उस समय पर, उन्होंने जो है एक नई बहस को जन्म दिया था उनके विचारों के माध्यम से। क्योंकि जो उस समय की विचारधारा है उसमें जो वैश्विक स्तर पर चल रही थी, वहां पर दो तरीके की विचारधाराएं थी। एक थी पूंजीवादी विचारधारा और दूसरी थी साम्यवादी विचारधारा। तो ये जो विचारधाराएं थी, पूंजीवाद में जहां पर अर्थ को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा था, अर्थात ये जो व्यवस्था थी वो अर्थ आधारित व्यवस्था थी, और जो अगर हम दूसरी व्यवस्था कहें साम्यवादी या समाजवादी, वो एक राजनीतिक पक्ष को उभारती थी। तो ये जो दोनों का विचारधाराएं थी वो अलग अलग व्यवस्था के का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जहां पर अर्थ है और दूसरे में राजनीतिक पक्ष है। लेकिन उनका मानना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि जो भारत की स्थिति है, क्योंकि भारत की स्थिति स्वतंत्रता के पश्चात में जो एक दलीय बहुमत वाली व्यवस्था रही है, या उसका जो डोमिनेंस रहा है वो व्यवस्था है, और जहां पर उन्होंने अपने इस चिंतन को आगे बढ़ाया है, यह वह समय था कि जहां पर कांग्रेस पार्टी की जो एक दुर्बलता थी या उसकी जो हरास का टाइम था उसको देखा जा सकता है। नेहरू जी की उस समय पर मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात का समय है। तो इन्हीं संदर्भों में उन्होंने ये महसूस किया कि अगर भारत को आगे बढ़ाना है, उसके वैभव को स्थापित करना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि नए विचार सामने आए। नए विचारों की आवश्यकता को उन्होंने पर बल दिया, और न केवल उन्होंने उन आवश्यकताओं पर बल दिया, बल्कि वो उन विचारों को स्वयं आगे लेकर आए, और उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से, उनके जो भाषण है उनके माध्यम से उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद है, वो उस एकात्म मानववाद पर जो बल देते हैं, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति है वह व्यक्ति को हमें इस रूप में देखना है कि किस प्रकार से व्यक्तियों से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से बनकर समाज बनता है, और समाज से मिलकर राष्ट्र बनता है, राष्ट्रों से मिलकर फिर आगे जो हम कहें अंतरराष्ट्रीयता की बात करते हैं, वैश्विक स्तर की बात करते हैं, और उसी से फिर ब्रह्मांड का जन्म होता है। तो इस प्रकार से जो यह कड़ी है, यह जो कड़ी जुड़ती है, तो उनके संदर्भों में एकात्म मानववाद जो है वह एक अंतरराष्ट्रीय मानववाद है। और ये जो उनका अंतरराष्ट्रीय मानववाद है, वह भारत को विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। और इसी नई दिशा के कारण उन्होंने कहा कि जो भारत की अपनी गरिमा रही है, भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसमें कि 5वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक की यदि हम बात करें, तो भारत पर निरंतर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, और ये जो विदेशी आक्रमण होते रहे, उनमें के पश्चात भी भारत एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहा है। तो अगर उन आक्रमणों के पश्चात भी भारत अपने आप को, अपनी जो उसकी महत्वपूर्णता थी उसको बनाए रख सकता है, तो वर्तमान में तो जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, हम लोगों के पास बहुत सारे चिंतन के, शोध के बहुत सारे आयाम हमारे पास उपलब्ध हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भारत के वैभव को पुनः स्थापित किया जा सकता है। इन्हीं संदर्भों में जब वो एकात्म मानववाद की बात करते हैं, तो उन्होंने इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति जो है वह शरीर का, मन का, बुद्धि का और आत्मा का, इन सभी का समुच्चय है। मतलब इन सब से मिलकर वो बना है। तो व्यक्ति को केवल व्यक्ति के रूप में देख लेना ही पर्याप्त नहीं है, उसको समग्र में देखने की आवश्यकता है, उसको उस समुच्चय में देखने की आवश्यकता है, जिससे कि वो मिलकर बनता है। इसी के साथ साथ जो उन्होंने कहा कि जो मानव है, उसके साथ क्या है कि वो सभी सुख और वैभव की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि वो इन सारी चीजों को उसको लेकर देखा जाए। मानव, उन्होंने जो लक्ष्य बताया कि व्यक्ति क्या प्राप्त करना चाहता है, उसका है कि भाई धर्म है, मोक्ष है, अर्थ है, काम है। वो इन सबको जब प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए उसका जो लक्ष्य है वह उसके अनुसार कार्य करता है। और इस प्रकार से उन्होंने अपने एकात्म मानववाद के आधार पर जो शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर संतुलन है उस पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जो एक मनुष्य को एक साथ देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे
पूर्व का या उस समय का भी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंतन है वो व्यक्ति के विभिन्न आयामों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखता है, क्योंकि जहां पर जो पूंजीवाद है वह उसके अर्थ आधारित व्यवस्था की बात करता है, अर्थ को देखता है, तो वहीं पर समाजवाद और जो साम्यवादी व्यवस्था है वो उसकी राजनीतिक एस्पेक्ट को देखती है। तो उन्होंने कहा कि इसके बजाय, क्योंकि व्यक्ति एक अपने आप में समग्र है, जब वो बात करते हैं कि वो शरीर का, आत्मा का, मन का और बुद्धि का समुच्चय है, तो इसी प्रकार से जो विभिन्न आयाम हैं व्यक्ति के, उनको समग्र में देखने की आवश्यकता है। अर्थात मनुष्य बहुरंगी है, लेकिन केवल उसके राजनीतिक और आर्थिक एस्पेक्ट को ही अगर देख लेंगे तो बाकी एस्पेक्ट जो आयाम हैं वो छूट जाएंगे। इसलिए व्यक्ति के उन बहुरंगी आयामों को देखने के लिए जरूरी है कि उसको समग्र रूप में देखा जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भारतीय दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण से व्यक्ति को उन सभी दृष्टिकोणों के संदर्भ में देखा जाए। व्यक्ति और समाज एक साथ हैं, अर्थात जैसे व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है, तो ये सारे एक साथ चलते हैं, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि जहां पर व्यक्ति है, समष्टि जहां पर समाज है, ये जब दोनों एक साथ चलते हैं तो इन दोनों का अध्ययन एक साथ होना चाहिए, वो चिंतन में एक साथ आने चाहिए, वो चिंतन एक समान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसी बात पर बल दिया था कि व्यक्ति में जो है वह समष्टि है और इसी के साथ साथ व्यक्ति और समष्टि है, और इसी के आधार पर उन्होंने अपने चिंतन को आगे बढ़ाया था। इसलिए वो कहते थे कि व्यक्ति के लिए नीति बनाओ, व्यक्ति के लिए जब नीति बनाएंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति का विकास होगा, और जब व्यक्ति का विकास होगा, समग्र में विकास होगा, तो समस्त राष्ट्र का भी विकास होगा। अर्थात एकात्म मानववाद के जो केंद्र में है वो व्यक्ति है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है, उन्होंने ब्रह्मांड में जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति की बात की कि व्यक्ति जो है, और उन्होंने जो एक सूत्र वाक्य है उस पर भी उन्होंने बल दिया, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे। अर्थात जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में ही है वही विशाल में है। व्यक्ति के अंदर ब्रह्मांड है और व्यक्ति के भीतर ब्रह्मांड है। जब तो वो उनका जो अभिप्राय है, उनके जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि जो सूक्ष्म में है वही विशाल में है, समष्टि का भाव है। व्यष्टि की जो उन्होंने बात की है कि किस प्रकार से जो समष्टि का भाव है उसको आगे बढ़ाया जाए, लघु से बृहत और बृहत से लघु, यत्र पिंड तत्र ब्रह्मांडे, उसका अभिप्राय उन्होंने यही रखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी इस बात पर भी बल दिया कि किस प्रकार से जो राष्ट्र है उसकी जो महत्वपूर्णता है वो किन संदर्भों में है। उन्होंने कहा कि जो एक राष्ट्र है वो एक राष्ट्र लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो एक लक्ष्य, एक आदर्श, एक मिशन के साथ जीते हैं और एक विशेष भूभाग को अपनी मातृभूमि के रूप में देखते हैं। अर्थात ये समस्त भाव मिलकर ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं। यदि आदर्श या मातृभूमि में से एक का भी लोप हो जाएगा तो वह राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए राष्ट्र लोगों का समूह तो है ही उनका, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके लक्ष्य हैं, आदर्श हैं और जिस मिशन के साथ वो जीते हैं वो मिशन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी प्रकार से इन सभी से मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार हैं उनके प्रासंगिकता की बात करें, या जो उनका विचारों के किन संदर्भों में वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके जो विचार हैं वो बात करते हैं कि एकीकृत एवं साधारणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सर्व भवन्तु सुखिने, उनका जो बल है वो बल इस बात पर है कि सभी को किस प्रकार से सुख प्रदान किया जा सकता है, प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार से सुखी रह सकता है, इस बात पर वो बल देते हैं। वो बल देते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अंगीकृत किया उन्होंने कि जो समस्त विश्व है वो किस प्रकार से उसमें विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए और किस प्रकार से सब राष्ट्र एक साथ मिलकर रह सकते हैं, शांति की भावना को बनाए रख सकते हैं और किस प्रकार वो आगे बढ़ सकते
रखते हैं। इसी के साथ साथ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिन बिंदुओं पर बात की, उनका था कि वो राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ वो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने की भी बात करते हैं कि किस प्रकार से जो राजनीतिक लोकतंत्र है वह तो होना ही चाहिए, जहां पर कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो, वह राजनीतिक व्यवस्था में अपना जो भाग है, चाहे वो निर्णय निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से है, दूसरी राजनीतिक क्रियाओं के माध्यम से है, वहां तो उसका सहभागिता होनी ही चाहिए। परंतु इसके साथ साथ उन्होंने जो आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र है उसको भी स्थापित करने पर उन्होंने बल दिया है कि समाज में जब हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के सभी आयामों की समाविष्टि उसमें होनी चाहिए। जो अंत्योदय की वो बात करते हैं, जो उनका एक और महत्वपूर्ण विचार है कि किस प्रकार से अंत्योदय, अंत्योदय मतलब अंत में जो बैठा व्यक्ति है उसका उद्देश्य, उसका विकास किस प्रकार से संभव हो सके, इस पर उन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचार दिए हैं कि समाज में जो व्यक्ति है उसे किस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, क्योंकि समाज बहुत सारे व्यक्तियों से, जैसा कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति, परिवार, समाज, तो जो समाज है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है और उस समाज में जो रहने वाले लोग हैं उसमें जो अंतिम व्यक्ति है उस अंतिम व्यक्ति को भी किस प्रकार से अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, किस प्रकार से सरकार के द्वारा नीतियां बनाई जाए कि जिनका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। अर्थात जो व्यक्ति जन्मा है वो उसको के लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि उसके लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि उसका एक जीवन का जीने का अधिकार है। हर व्यक्ति जो इस समाज में जिसने जन्म लिया है उसके लिए भोजन की व्यवस्था हो, उसके लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था हो। जो व्यक्ति स्वयं उसे उस व्यवस्था को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाता है तो किस प्रकार से राज्य के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि सभी व्यक्तियों को उसका लाभ मिल सके, इस बात पर वो महत्वपूर्ण बल देते थे। तो उनका जो चिंतन है वो चिंतन उन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर कि जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजनीतिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार प्रति एक व्यक्ति का विकास संभव हो सके, और जो उन्होंने एकात्म मानववाद के माध्यम से जो अपने विचार रखे हैं कि व्यक्ति को किस प्रकार समग्र में देखते हुए उसके विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाए, किस प्रकार से उनको आगे बढ़ाया जाए, भारतीय दृष्टिकोण को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, भारत के वैभव को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, स्थापित किया जाए। भारत केवल जो पाश्चात्य मॉडल हैं, पाश्चात्य देशों के द्वारा जो विचार अपनाए गए हैं, विचारधाराएं आगे बढ़ाई गई हैं, केवल उन्हीं का ही पालन न करते हुए भारतीय संदर्भों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय मॉडल स्थापित किए जाए, भारतीय चिंतन की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। उनके इन्हीं विचारों को जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा भारतीय संदर्भ में दिए गए थे, उन्हीं के संदर्भ में जो भारत में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि अगर मेरे पास 2-3 दीनदयाल उपाध्याय हो तो मैं देश का नक्शा बदल दूंगा। अर्थात उनको अगर इस प्रकार से हम देखें, उनका मानना था कि जो पंडित दीनदयाल जी के विचार हैं, उनका जो एकात्म मानववाद है, उनका जो अंत्योदय की विचार हैं, उनको अगर इस प्रकार से उनके पास और 2-3 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे व्यक्तित्व हो तो निश्चित रूप से जो भारत का नक्शा है वो बदल देंगे, क्योंकि जिनके स्वयं के विचार थे, भारत में कोई लोगों को इतना हम कहें आंदोलित कर सकते हैं, इतने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो ये कहना है, उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए उनके विचारों को और महत्वपूर्णता बना देता है
क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र रहा है जिसकी अपनी का गौरवशाली इतिहास रहा है, गौरवशाली परंपरा रही है, गौरवशाली चिंतन की परंपरा रही है। उस चिंतन की परंपरा है जिसमें विभिन्न विचारक नहीं हैं और उन विचारकों ने न केवल भारतीयता को आगे बढ़ाया है बल्कि भारतीय विचारों को आगे बढ़ाया है। तो इन संदर्भों में जो पंडित दीनदयाल जी के विचार हैं वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं और अधिक सारगर्भित हो जाते हैं। और वर्तमान संदर्भों में जहां पर हम बात करते हैं कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति का विकास संभव हो, हर व्यक्ति तक जो लाभ है वो पहुंचे, हर व्यक्ति का विकास को विकास की धारा से जोड़ा जाए, हर व्यक्ति को अग्रिम पंक्ति में लाया जाए, तो निश्चित रूप से इन संदर्भों में उनके विचार और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।